गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एफ ओ लैटिन फ्लोट। देखो अगर कोई बोले फर्स्ट लॉ का क्या है तो एस सिंपल है, बस बोलना है तुम एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है। कैसी एनर्जी है? हीट इनटू वर्क। हीट जो है वर्क में, वर्क जो है हीट में, ठीक है ना। फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, हीट एंड वर्क। इन्होंने जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, देखा देते बता देते हैं। जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें क्या किया, लिक्विड लिया, ठीक है, और एक थर्मोमीटर लगा दिया यहाँ पे और इसे बंद कर दिया, और एक इसमें एक व्हील है आपका, पैडल व्हील बोलते इसको, और एक्सपेरिमेंट कराया है जूल पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या बच्चों, देखना कि मान लो अभी इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब उन्होंने क्या किया कि इसको रोटेट करना स्टार्ट किया ओमेगा से। ये रोटेट करेगा तो आपका लिक्विड रोटेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तुम इस सिस्टम को अगर एज्यूम करो तो इस सिस्टम को क्या कर रहे हो, तुम वर्क दे रहे हो। इस सिस्टम को क्या कर रहे हो, तुम वर्क दे रहे हो, और इस वर्क की वजह से बताओ कि ये टेम्परेचर T1 है, तो इस रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, हीट राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्मोमीटर जो है आपका टेम्परेचर मेजर कर दिया कितना, T2। लेकिन कंडीशन ये है मेरा कि ये इंसुलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, चारों तरफ से इंसुलेटेड है बच्चों। ये क्या आपका चारों तरफ से इंसुलेटेड। तो आपने बेसिकली किया क्या, वर्क से आपने क्या ऑब्टेन किया, हीट। वर्क से आपने क्या हीट ऑब्टेन किया, हीट। या हीट से आप वर्क भी ऑब्टेन कर सकते हो। हीट से आप क्या कर सकते हो, वर्क भी ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन वो बाद में देखेंगे, वो सेकंड लॉ में चला जाएगा। स्टेटमेंट कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, लो ग्रेड की एनर्जी, चलो उतना डिटेल नहीं करते हैं। तो ये वर्क हो गया हीट के। हमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात करने मतलब हमें देखना है कि क्या बराबर है या क्या है। तो यहाँ पे बच्चों जो मेजर किया गया यहाँ पे जो वर्क डन है पैडल व्हील का, वो शायद 2.160 होता है। तो वो जो हीट राइज हुआ है उसके बराबर होता है। ये जो वर्क है हीट राइज के बराबर होता है। अगर मान लो कि m kg का तुम्हारा क्या वाटर है और c है उसका ms, और टेम्परेचर फाइनल T2 या इनिशियल क्या T1 है, तो ये दोनों बराबर होता है। तो इससे पता क्या चलता है कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है जिसमें हीट और वर्क क्या होते हैं, तुम्हारे बराबर होते हैं। ठीक है ना बच्चों। और ये तब के लिए वैलिड है जब साइक्लिक प्रोसेस हो। विदाउट साइक्लिक प्रोसेस हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में ही बात करेंगे। ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम देखें तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो आपका नेट हीट एनर्जी इंटरेक्शन है सिग्मा क्यू, नेट हीट इंटरेक्शन, वो सिग्मा डब्ल्यू नेट वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा। हीट इंटरेक्शन ये वर्क इंटरेक्शन। सिग्मा को अगर तुम इधर लाओ तो ये तुम्हारा बनेगा Q माइनस W इक्वल्स टू 0। सिग्मा मतलब क्या, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन Q माइनस W इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है। एक चीज बच्चों जान लो कि जब भी अगर 0 क्लोज इंटीग्रेशन है ना, ये क्लोज इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो अगर किसी का 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो ऐसी क्वांटिटी होगी जो पॉइंट फंक्शन रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट फंक्शन का, यहाँ पर लिख लो आप, किसी भी पॉइंट फंक्शन का आप इंटीग्रेशन क्लोज करोगे तो 0 होगा। तो मैंने मान लिया कि वो जो आपका पॉइंट फंक्शन है वो मैंने मान लिया क्या है, u रहा होगा, क्या रहा होगा, du मान लो, क्या रहा होगा, du मान रहा होगा। ठीक है ना। ये स्मॉल ले लो, dq फॉर स्मॉल के लिए, dq dw, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq माइनस dw इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ dq माइनस dw इक्वल्स टू 0, और इंटीग्रेशन ऑफ du क्या आपका पॉइंट फंक्शन है। उस पॉइंट फंक्शन u को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और बहुत पहले बताया था कि u जो है आपका इंटरनल एनर्जी है, वो क्या आपका पॉइंट फंक्शन है। अब जरा बताओ इसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, Q माइनस W इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डेल्टा U। क्या मिलेगा, डेल्टा U। या मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या, Q इक्वल्स टू क्या, डेल्टा U प्लस W। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।
ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Q = डेल्टा U + W। यही आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ईजी वे में। देखो कैसे, एक तो तुम बता सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन है नथिंग, बस एनर्जी कंजर्वेशन है। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि गेन इन राइज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलर इज कि यहाँ पे हीट क्या होगा, वर्क के बराबर होगा, ठीक है ना। पर वो कब होगा, हीट बराबर हीट इंटरेक्शन और वो इक्वल्स टू वर्क इंटरेक्शन बराबर होगा जब साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या बोलता है कि अलजेब्रिक समेशन ऑफ हीट इंटरेक्शन इक्वल्स टू अलजेब्रिक समेशन इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ वर्क इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हो, या इससे मतलब क्या समझ में आता है, Q = डेल्टा U + W, कि अगर आप किसी सिस्टम को Q हीट एनर्जी दे रहे हो तो वो तो कुछ वर्क डन करेगा और प्लस अपनी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, बढ़ा लेगा। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, Q = डेल्टा U + W, ठीक है। देखो Q = डेल्टा U + W आ गया मेरा। देखिए कुछ बातें कर लेते हैं। इसमें से दो क्वांटिटी जो है, पाथ फंक्शन है एक, और जो है आपका एक पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन कौन है बच्चों, इंटरनल एनर्जी। पाथ फंक्शन को है आपका Q and W। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बस सिंपल से यही हुआ कि अगर ये तीन प्रोसेस है मेरा, 1 से 2, एक ये 1 से 2 ही जाना है और तीन रास्ते हैं। एक पहला रास्ता A है, इसमें मान लो वर्क डन W1 है, इसमें वर्क डन क्या है 2 में W2 है, इसमें क्या है W3 है। तो ये क्या है कि W1 W2 नॉट इक्वल टू W3, क्योंकि अलग अलग पाथ है तो अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर हम बात बोलें कि 1 से 2 तक गए, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, A है, B है, C, सबके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी रास्ता एक ले, डेल्टा U फॉर B, डेल्टा U फॉर C, सबके लिए वो क्या होगा, पॉइंट फंक्शन है, मतलब वो चेंज इन स्टेट पे डिपेंड करेगा। 1 से 2 गया तो मान लो कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U1 है इस पॉइंट पे और यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे पाथ के लिए डेल्टा UA क्या है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर पाथ A, डेल्टा UB क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर पाथ B, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर C है। तो क्या होगा, वो U2 - U1 के बराबर है। क्या पाथ पे डिपेंड किया है, नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। अगर वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ गए हो। अगर ये यहाँ सेम जा रहे हो तो कोई भी पाथ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या है, जहाँ से स्टार्ट एक जगह से हो रहा है, खत्म एक जगह पे हो रहा है, बस उतना ही मतलब है। यहाँ पे क्या है कि भले इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है लेकिन रास्ते तो डिफरेंट है ना, इसलिए पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पॉइंट फंक्शन, मतलब ये स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पे। तो ये बात एक यहाँ से होगी। और एक कुछ बात हम लोग करेंगे Q = डेल्टा U + W में। एक साइन कन्वेंशन की बच्चों बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करें, पहले तो यहाँ पे Q है क्या, Q आपका हीट है। हीट बोलने से बेहतर बोलो हीट इंटरेक्शन बोलो, ठीक है ना। तो हीट इंटरेक्शन मतलब क्या हो सकता है कि हीट जो है आपका एब्जॉर्ब कोई करे सिस्टम, या हीट क्या करे आपका रिलीज करे कोई सिस्टम। अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा सिस्टम है और इसको हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब Q ले लिया, और हीट रिलीज मतलब क्या, इस सिस्टम से हीट क्या निकल बाहर निकल रहा है, तो एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस में लेंगे और रिलीज करेगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। सिंपल सी बात है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो गैस अगर इसके अंदर है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, है ना, तो प्लस में गया, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपका अगर कोई सिस्टम कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस में होगा, और हीट रिलीज का है तो नेगेटिव हो रहा है, ठीक ना। ये हो गई सिस्टम Q की बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग W की। वर्क यहाँ पे जो है वो क्या आपका
यहाँ मिटा देता हूँ साइड। यहाँ पे जो बच्चों वर्क है वो वर्क है आपका वर्क इंटरेक्शन। वर्क इंटरेक्शन किससे करेगा बताओ? कोई भी चीज इंटरेक्शन किससे करता है यहाँ पे? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब वर्क इंटरेक्शन में बच्चों दो चीज हो सकता है, वर्क डिलीवर करे या वर्क को नीड हो, उसको वर्क की नीड हो। मतलब कहने मतलब इसको ऐसा समझो, बेहतर रहेगा कि अगर ये कोई तुम्हारा सिस्टम है और इसे तुम वर्क दे रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं सॉरी, इस सिस्टम से तुम क्या कर रहे हो? वर्क ले रहे हो। सिस्टम से वर्क ले रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वर्क तुम सिस्टम को क्या कर रहे हो? दे रहे हो, मतलब वर्क मतलब क्या? कंज्यूम। आपका कंज्यूम वर्क क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। शायद बहुत लोगों को यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आता, हालांकि इसके पहले मैंने डिस्कशन किया था कि वर्क कब आपका पॉजिटिव होगा, वर्क कब नेगेटिव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लोग याद रखते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम और एक होता है वर्क डन ऑन सिस्टम। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होता है कि अगर मान लो, अगर ये मान लो कि सिलेंडर है और ये क्या पिस्टन है, इसके अंदर गैस से प्रेशर लगा रहा है, तो बाय द सिस्टम, सिस्टम यहाँ पे क्या है तुम्हारा? गैस है। तो गैस के द्वारा अगर वर्क किया जाता है तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाने का मतलब क्या? पीडीवी। पीडीवी क्या होता है? वर्क तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव लेंगे। तो ये रही भाई साइन कन्वेंशन की बात रही वर्क की और हीट की, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और चीज़ देख लो, तो यार सिंपल वे में ऐसे याद कर लो कि अगर कोई सी सिस्टम को, आप किसी सिस्टम को वर्क दे रहे हो, ऐसे याद कर लो, किसी सिस्टम को, ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, अगर हीट दे रहे हो तो प्लस, अगर वर्क निकल रहा है, डिलीवर हो रहा है, यानी बाय द सिस्टम निगेटिव। इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर क्यू यहाँ से बाहर निकल रहा है तो निगेटिव, और इसका वर्क यहाँ से आ रहा है तो पॉजिटिव। सही है क्या? वो वाला सही है। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये प्लस होना चाहिए ना, पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात हो गई। चलो एक और चीज़ देखते हैं, कुछ एक रिजल्ट निकालते हैं। अगर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करें बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। अगर मैं थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करूँ, ये Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन तो आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 होता है, तो Q इक्वल टू मेरा क्या हो गया? डेल्टा यू। आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब क्या कि Q की वैल्यू क्या हो गया? NCV डेल्टा टी, तो डेल्टा यू हो गया। तो एक तो चीज़ समझ में आ गया कि NCV डेल्टा टी डेल्टा यू की वैल्यू होगा, लेकिन सवाल ये कि क्या बस आइसोकोरिक में लगा सकते हैं या और भी फॉर्म में लगा सकते हैं? तो चलो देखते हैं आगे। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, और डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है F/2 NR डेल्टा टी होती है, ठीक है। एक ये भी होती है, डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है F/2 NR डेल्टा 2 होती है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें बताओ, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं इक्वेट करूं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? देखो यहाँ से तो हमें मिलेगा यहाँ से कि NCV डेल्टा टी इक्वल्स टू F/2 NR डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से N से N कटेगा, डेल्टा डी से डेल्टा टी कटेगा, तो CV की वैल्यू क्या होगी? F/2 NR हो गई। एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गया, और CV की वैल्यू क्या हो गई? F/2 R हो गया ओनली, ठीक है। CV की वैल्यू क्या हो गया? F/2 R हो गया, ठीक है बच्चों। CV की वैल्यू क्या हो गया? F/2 R, ये तुम्हें याद रखना। और पहले भी मैंने बताया था CP की वैल्यू क्या होता है? F/2 + 1 × R। यहाँ तक हो गया। ये आपका मेन एक्सप्रेशन होता है चेंज इन एनर्जी का, ये आपका मेन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो जब आपका ये मेन एक्सप्रेशन है
तो हम लोग देखते हैं डेल्टा यू को क्या है F/2 NR डेल्टा टी। तो डेल्टा यू F/2 R की वैल्यू क्या है बच्चों, इसको लिख सकते हो, इसको N इंटू में F/2 R डेल्टा टी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, हाँ लिख सकता हूँ। F/2 R की वैल्यू क्या CV है, तो रख दो यहाँ पे CV, यहाँ पे क्या हो गया CV। तो हमें डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गया NCV डेल्टा टी। तो ये जो है डेल्टा यू की वैल्यू NCV डेल्टा टी, अब जो है हम लोग हर प्रोसेस में लगा सकते हैं। अब ये नहीं सोचना कि ये CV ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो बस कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लगेगा और किसी के लिए नहीं लगेगा, वो गलत है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी इज applicable for all process, is applicable for all process। ठीक है बच्चों, वो क्या सबके लिए क्या है applicable है, ओके। डेल्टा यू इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी क्या है सबके लिए क्या है तुम्हारा applicable है। अच्छा एक और काम करते हैं, अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं, देख लो कितना हुआ है टाइम, 16। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ तो बच्चों ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन है, बताना है तो मैं सॉल्व करो, ट्राई करो कि वर्क डन ऑन गैस इज 40 जूल। इसको देखो, वर्क डन ऑन गैस, गैस पर, ऑन का मतलब क्या हुआ, जब भी गैस इसके पहले ऑन नेगेटिव हुआ। कैसे प्रूफ मैं कर दे रहा हूँ, देखो कि ये सिलेंडर है और ये इसमें क्या पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस भरा हुआ है। तो गैस पे काम करने मतलब आप क्या करो, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहे हो, दबा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घट गया। जब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर गया तो P इंटू डी क्या होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। P डी वर्क क्या होता है, निगेटिव, तो वर्क तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो वर्क जो है तुम्हारा कितना है, -40 जूल है। यहाँ तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 10 जूल, तो यानी कि डेल्टा यू तुम्हारा U2 - U1 कितना हो गया बच्चों, वो तुम्हारा हो गया 10 जूल। अब बोल रहा है कि फाइंड आउट हीट गिवन या टेकन, वो तुम्हें बताने रहा है कि हीट गिवन होगा या टेकन होगा। अगर हीट गिवन होगा, अगर हीट टेक कर रहा है, ले रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, हीट गिवन कर रहा है दे रहा है, बाहर जा रहा है सराउंडिंग में तो निगेटिव होगा, वो प्लस या माइनस से पता चलेगा, ठीक है ना। तो हमें लगाते हैं Q इक्वल्स टू क्या, डेल्टा यू प्लस W। Q की वैल्यू तुम्हें पता करना है, डेल्टा यू की वैल्यू कितना है बच्चों तुम्हारा, डेल्टा यू की वैल्यू तुम्हारी क्या है, यहाँ से 10 जूल है। डेल्टा यू की वैल्यू क्या तुम्हारा 10 जूल है। अब वर्क की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू क्या है -40, डेल्टा यू प्लस W की वैल्यू क्या है -40, तो यहाँ से तुम्हारा Q की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -30 जूल हो गया। माइनस मतलब ये बताना चाह रहा है कि हीट एब्जॉर्ब होगा या क्या होगा, ये कोई सिस्टम है तो हीट एब्जॉर्ब होगा तो प्लस, हीट टेकन हो गया ये, ठीक है, और इससे बाहर गया तो गिवन हो गया, तो गिवन का मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, वो बाहर सराउंडिंग में चला गया। सिस्टम खुद एनर्जी लेके अपनी एनर्जी को बढ़ाए तो प्लस में, अदरवाइज निगेटिव है तो निगेटिव है तो मतलब क्या, गिवन होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर जब टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स, मोल मतलब n का वैल्यू 2 ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक मतलब क्या, गामा के F की वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 3, या गामा का वैल्यू भी तुम लिख सकते हो कितना होता है 1.67, है ना। हाँ, अब जो हमें सुटेबल होगा F या गामा हम लोग लेंगे। अब बोला टेम्परेचर 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीज बाय, मतलब डेल्टा की वैल्यू हो गई, इंक्रीज मतलब डेल्टा हो गया, डेल्टा T कितना होगा 600 क्यों गया। तो बोल रहे कि फाइंड डेल्टा यू, डेल्टा यू के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि NCV डेल्टा T होता है और ये किसी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता, हर एक प्रोसेस के लिए सेम होता है। N की वैल्यू मेरी कितना होगा बच्चों 2, CV की वैल्यू हमें पता नहीं, इन्हें दिया है
इनटू में डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 600 केल्विन है। कोई बात नहीं, CV का वैल्यू में कई फॉर्मेट में पता है, इस फॉर्म में भी पता है F/2 इंटू आर, और गामा के भी फॉर्म में पता है, गामा इंटू में आर अपॉन में गामा -1 लिखवाया था अभी जस्ट इसको। F/2 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में और स्पेसिफिक हीट रेशियो के फॉर्म में। कौन सा कैलकुलेशन इजी लग रहा है? F वाला उठा लो, तुम इसे हटा दो, तो CV की वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया? F का वैल्यू हो गया 3/2 इंटू आर, ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 2 इंटू होगा 3/2 इंटू में आर इंटू में क्या 600, ये आपका यहाँ से जूल हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से हो गया। ठीक है बच्चों, 2-4 क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे अभी। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस तुम्हें ये जानना है कि अगर ये कोई प्रोसेस है या सिस्टम है, तो अगर आप हीट दे रहे हो तो प्लस, अगर वर्क ये सिस्टम से बाहर जा रहा है तो प्लस होगा। बस इसका उल्टा क्या होगा? अगर हीट सिस्टम से बाहर आ रहा है तो निगेटिव, अगर कोई सिस्टम वर्क ले रहा है तो पॉजिटिव होगा। बस इतना पता करना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन स्टेट हो रहा है, मैंने माना कि स्टेट जो है 1 पे था पहले, बाद में 2 पे चला गया, 1 से 2 गया। चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग विच 80 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू इट, 80 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट, इस सिस्टम को 80 किलो जूल क्या हो गया? दिया गया है। क्यों क्या हुआ? 80 किलो जूल दिया गया, तो ये प्लस में होगा 1-2 के लिए। एंड डज 60 किलो जूल ऑफ वर्क, एंड इट डज 60 किलो। अब ये सिस्टम जो है वर्क कर रहा है कितना? 60 किलो जूल क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब देखो ये गैस तुम्हारी वर्क कर रही है। जब गैस वर्क करती है तो वॉल्यूम क्या करता है आपका? बढ़ता है। तो वर्क क्या होगा? मतलब बाहर आ रहे हैं, प्लस में हो जाएगा, और कितना होगा तुम्हारा? 60 किलो जूल है बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारा है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या तुम्हारा कि द सिस्टम इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि ओरिजिनल स्टेट क्या था? 1 था, तो अब क्या हो रहा है? 2 से 1 पे आ रहा है, ये 2 से 1 पे फिर ला दिया इसको, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ब्रॉट टू बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट थ्रू अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच 100 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट, ट्रांसफर टू इट, टू ये रहा, मतलब इस सिस्टम को फिर हीट दे रहा है कितना? 100 किलो जूल। तो बोल रहा है कि वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसी प्रोसेस में यानी कि वर्क डन 2 to 1 तुम्हारा क्या होगा? चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्लोट लगा दो फॉर प्रोसेस 1 to 2 के लिए। प्रोसेस 1 to 2 के लिए लगाओगे तो क्या होगा? Q क्या होता है? Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि Q1 to 2 इक्वल्स टू क्या? डेल्टा यू क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहाँ 1 से 2 गया तो कितना चेंज हुआ? U2 माइनस U1 प्लस कितना हो गया? W हो गया। Q1 to 2 कितना है? 80 है। U2 माइनस U1 कितना है बच्चों तुम्हारा? वही निकालना है। और W कितना है तुम्हारा? 60 है। तो U2 माइनस U1 कितना हो गया बच्चों तुम्हारा? 80 माइनस 20, 60 किलो 20 20 किलो जूल हो गया। ठीक है, 20 किलो जूल तुम्हारा क्या हो गया? ये U2 माइनस U1 हो गया। अब फिर लगा दो तुम फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके लिए? फॉर प्रोसेस 2 to 1, तो यानी कि W क्या होता है मेरा? Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस W, तो Q 2 to 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या बनेगा? Q 2 to 1, और डेल्टा U 2 से 1 गया तो फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि U1 माइनस U2 होगा। समझो फर्क है, यहाँ पे तुम्हारा U2 माइनस U1 है क्योंकि 1 से 2 गया है। अब किसके लगाए हो तुम? 2 to 1 लगाए हो, और यहाँ पे क्या था? 1 to 2 लगाए हो, तो यहाँ पे हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस में W 2 to 1। Q 2 to 1 कितना है बच्चों? 100 किलो जूल, प्लस में होगा। और U1 माइनस U2 पता करना है, तो U2 माइनस U1 इतना है 20, तो U1 माइनस U2 होगा माइनस 20 हो जाएगा, प्लस में W21, तो यहाँ से W21 की वैल्यू कितना आ गया? 120 किलो जूल। 100 प्लस 20 कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पीवी डायग्राम है। 1 से 3 तक जाना है, एक तुम्हारा ये रास्ता हो गया, एक 1 2 3 हो गया, एक 1 4 3 हो गया। क्वेश्चन बोला है कि इन पाथ 1 2 3
पाथ 1 2 3 लिखते जाओ। ये पाथ 1 2 3 के लिए सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल हीट। सिस्टम एब्जॉर्ब, कोई सिस्टम को हीट दे रहे हो तभी तो एब्जॉर्ब करेगा, तो प्लस में हो गया 100 किलो जूल। एंड डज 60 किलो, वो सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम जब वर्क करता है यानी सिस्टम बाय द सिस्टम हो गया। डज 60 किलो जूल मतलब बाय द सिस्टम हो गया, तो तुम्हारा वर्क कितना हो गया 60 किलो जूल। अच्छा मैं लगाऊं इन प्रोसेस के लिए, तो मैं क्या लगाऊं इस प्रोसेस के लिए, मैं लगाऊं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो Q कुछ डेल्टा U प्लस W, तो Q कितना है बच्चों 100 है। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 से 3 जा रहा था, फाइनल का इनिशियल ये फाइनल ये क्योंकि U3 माइनस U1 प्लस W कितना है 60, तो यहाँ से मेरे को मिल गया U3 माइनस U1 कितना मिल गया 40 किलो जूल। क्लियर है। अब देखो पाथ 1 4 3, पाथ ये एक तो पाथ ये था और एक पाथ ये बोल रहा है, पाथ 1 4 3। पाथ 1 3 इट डज 20 किलो जूल वर्क कर रहा है, डज कर रहा है, डर मतलब क्या प्लस हो गया। अब बोला हीट एब्जॉर्ब, बोला कितना होगा हीट एब्जॉर्ब। तो भले ये पाथ डिफरेंस क्या है ऐसे जा रहा है पर ऐसे जा, पाथ अलग है लेकिन चेंज इन इंटरनल, इस केस में भी क्या होगा 1 2 3 जा रहा है तो U3 माइनस U1 ही होगा। लगाओ Q कस टू क्या डेल्टा U प्लस W। Q की वैल्यू कितना है बच्चों वही पता करना। डेल्टा U क्या होगा बताओ, देखो 1 4 3 कहाँ तक गया 1 4 3 चेंज, फाइनल ये 3 और इनिशियल क्या ये है, तो U3 माइनस U1 प्लस में क्या W, U3 माइनस U1 कितना है बच्चों 40 है और W कितना है 20 है, तो Q की वैल्यू कितना हो गया 60 किलो जूल होगा। Q की वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 60 किलो जूल प्लस में हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का रहा। एक और क्वेश्चन हम लोग ढंग का करेंगे, उसके बाद जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बेसिकली पीडीवी वर्क का ही क्वेश्चन है पर वहाँ पे छूट गया था। अगर बताओ तुम्हें, अगर मैं एक पिस्टन सिलेंडर एंड स्प्रिंग का एक क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूँ, बताना है तुम्हें। ठीक है, सिलेंडर एंड स्प्रिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये आपका सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, और ये आपका पिस्टन है। इसमें मैंने एक स्प्रिंग ऐड कर दिया जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इस पिस्टन का जो मास है वो M है और एरिया जो है A है। ठीक है, एरिया जो A है और इसके अंदर गैस है, गैस का प्रेशर जो है P है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका P0 है। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि मान लो ये प्रेशर जो है इसका कुछ ज़्यादा हो गया गैस का, तो ये क्या करेगा पुश करेगा पिस्टन को और जैसे पुश करेगा स्प्रिंग भी पुश करेगी, तो उस कंडीशन में जाके बराबर। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पिस्टन की पोजीशन अभी यहाँ पे, जब ये अपनी पोजीशन से, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, अब यहाँ पे ये आ गया इस केस में, यानी कितना डिस्टेंस चला x। तो अगर x चला है x डिस्टेंस, तो आपको ये बताना है कि ये x डिस्टेंस चलने में वर्क डन बाय गैस क्या होगा, वर्क डन बाय गैस क्या होगा। कोई बात नहीं है, वर्क डन बाय गैस निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि वर्क डन बाय गैस क्या होता है, P इंटू dV होता है। गैस का प्रेशर तुम्हें एज्यूम करना वो दिया नहीं बेसिकली, ठीक ना। गैस का प्रेशर मान लो P है, ठीक है। तो ये जो P है किसका प्रेशर है, गैस का प्रेशर है। अगर तुम गैस का प्रेशर निकाल लो तो शायद फिर इंटीग्रेशन करके निकाल दें। तो चलो गैस का प्रेशर हम निकालते, कैसे निकालेंगे भाई। प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेट पे इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये मेरा पिस्टन है। अब पिस्टन में देखो फोर्स कौन कौन सा लग सकता है। ये गैस के थ्रू प्रेशर लगा रहा है P इंटू ए, ये फोर्स लगा दिया।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लगा है P0 इंटू ए, स्प्रिंग अगर कितना लगा है K इंटू एक्स, और वेट लग रहा है M इंटू जी। ये आपके क्या लग रहा है, इतने सारे फोर्स हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सिग्मा एफ ऑफ वाई कोस्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ से P इंटू ए कोस्ट में बोल सकता हूँ P0 इंटू ए प्लस के एक्स प्लस क्या हो गया M इंटू जी हो गया। हमें प्रेशर P चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूंगा ए से दोनों तरफ, तो P0 प्लस क्या हो जाएगा के एक्स अपॉन में ए प्लस में हो जाएगा एम जी अपॉन में ए। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, प्रेशर हो गया, मेरा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब देखो शायद काम आसान हो जाए। तो हमारा वर्क क्या होता है, P इंटू डी वी। प्रेशर मेरे पास आ गया कितना, P0 प्लस के एक्स अपॉन में ए प्लस एम जी अपॉन में ए इंटू में डी वी। क्या ये बताओ इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है और वो क्या आपका डी वी का फंक्शन है। तो पर मैं डी वी चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम, ये एक्स है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या तुम्हारा है, ये ए है, तो डी वी क्या हो जाएगा, ए इंटू डी वी क्या होगा, ए इंटू डी एक्स। तो इस डी वी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ए इंटू डी एक्स। तो अगर मैं पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, P0 प्लस के एक्स अपॉन में ए प्लस एम जी अपॉन में ए, और डी वी की वैल्यू क्या होगा, ए इंटू डी एक्स। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरा क्या मिलेगा, P0 इंटू में ए डी एक्स का एक्स हो गया, प्लस हो जाएगा के एक्स अपॉन में ए इंटू डी एक्स, एक से एक कट जाएगा तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये बनेगा फिर एम जी अपॉन में ए में ए इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ए से ए कट जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एम जी एक्स। तो ये मेरा वर्कडन आ गया, W इक्वल्स टू P0 इंटू ए प्लस P0 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्या हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा तुम लोग बताओगे कुछ, तुम्हें लग रहा होगा ये देखने से कि ये जो है P0 A इंटू एक्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो W इक्वल्स टू P0 A इंटू एक्स जो है, तो हम लोग देखें P0 इंटू डेल्टा वी, ये वर्क डन अगेंस्ट किसके है, ये आपका गैस क्या है, गैस धक्का दे रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा है, तो वर्क डन अगेंस्ट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या इसके है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो अगर ये तुम्हें लग रहा है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो ये जो है वर्क डन, ये वर्क डन किसके है, अगेंस्ट स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है। और एम जी एक्स ये वर्कडन क्या अगेंस्ट, ये वर्कडन अगेंस्ट किसके हैं, एम जी एक्स वेट की वजह से, या पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दो प्रेशर लग रहा था, प्रेशर की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो गया P0 A इंटू एक्स हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया है कौन सा, स्प्रिंग लगी थी तो स्प्रिंग का हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर तुम्हारा वेट की वजह से हो गया, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे क्या हो गया, वर्क डन हो गए। तो यही क्वेश्चन था। इसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कुछ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो कोशिश किया जाता है कि उससे जो है आधे घंटे में ख़त्म किया जाए, ठीक ना। ये वाला पार्ट आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आईआईटी के लिए, और अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो भी ठीक ही ठाक इम्पोर्टेंट है, पर नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बच्चों। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात जो होती है उसका वैल्यूएशन करता है थोड़ा सा। ये रियलिस्टिक की बात करता है, बोलता है कि अगर कोई चीज़ रियल में कोई चीज़ तो उसमें लॉस होना तय है। वो अगर ये बोलता है कि अगर फर्स्ट लाइन बोलता है कि Q इक्वल्स टू साइक्लिक प्रोसेस में Q इक्वल्स टू W है, नेट हीट इंटरेक्शन इक्वल्स टू वर्क इंटरेक्शन, वो तो ठीक है, पर वो डायरेक्शन की बात नहीं करता है। तो ये जो बात करता है ये प्रोसेस की डायरेक्शन की बात करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात करता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात करने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 50 और ये तुम्हारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हीट इधर से फ्लो होगी 100 से 50 या 50 से 100, तो
तो 100 से 50 फ्लो हो गई। तो ये प्रोसेस हुआ ना, प्रोसेस क्या हो गया 100 से 50 की तरफ। ये बात करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात करता है। और ये जो साइंटिस्ट ने दिया था क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। और ये प्रूफ हुआ था हीट पंप के थ्रू। किसके थ्रू? हीट पंप। तो हम लोग हीट पंप भी पढ़ेंगे। तीसरी बात ये बात करता है एनर्जी लॉस की। बोला कि ऐसा नहीं है कि आप जितना आप क्यू दे रहे हो उतना डब्ल्यू मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सिस्टम को अगर आपने क्यू दिया तो ये डब्ल्यू मिल जाए। एनर्जी का बाय द फर्स्ट लॉ क्या होना चाहिए, क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये गलत बोलता है कुछ ना कुछ लॉस होगा। ये बोला एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होगा। और वो स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के थ्रू आता है बच्चों हम लोग पढ़ते हैं हीट इंजन। क्या पढ़ते हैं? हीट इंजन। ठीक है, एक हो गया हीट इंजन, एक हो गया हीट पंप। हीट इंजन किसको प्रूफ करेगा कि एनर्जी की लॉस होगी, और हीट पंप किसको प्रूफ करेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात करेगा। चलो तो हीट इंजन पहले पढ़ लेते हैं। देखो हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन इज डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू में वर्क। देखो ये क्या करेगा, हीट को वर्क में करेगा अंडर साइक्लिक प्रोसेस। ये जरूरी है, अंडर साइक्लिक प्रोसेस। तुम्हें एक चीज़ सीखना होगा इसके लिए, थर्मल रिजर्वायर एक टर्म होता है, थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर क्या होता है बच्चों? जैसे तुम्हारा सी क्या है, वाटर का क्या रिजर्वायर है। अगर समुद्र में से पानी निकालोगे थोड़ा सा भी, कितना फर्क पड़ेगा उसके लेवल में, या डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो थर्मल रिजर्वायर क्या होती है? इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट हीट। तो ये किसके लिए होती है? थर्मल टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो हीट कैपेसिटी मैंने बताया था कि आइसोथर्मल के लिए हीट कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो थर्मल रिजर्वायर की इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो डील यहाँ पे डील करेंगे, सोर्स होगा और एक होगा सिंक होगा। सिंक मतलब क्या? डूबना। तो ये क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और सोर्स क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है बच्चों? फिर सारा काम हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि ये आपका साइक्लिक डिवाइस होता है हीट इंजन। यहाँ से आपका हीट आता है, इसको कन्वर्ट करता है वर्क में। अब हीट कहाँ से आएगा? कोई ना कोई रिजर्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने उसको उस रिजर्वायर का नाम दिया सोर्स, और इसका टेम्परेचर कैपिटल T1 है। और ये कहाँ पे है? सिंक है। तो ये सिंक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये पूरा क्यू डब्ल्यू में कन्वर्ट नहीं होता, यही बताना चाह रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ के थ्रू तो पूरा क्यू क्या होना चाहिए? डब्ल्यू में आना चाहिए, क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। और ये सेकेंड लॉ में इसके थ्रू प्रूफ हो गया था कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो मान लो Q1 हीट ऐड हो रहा है, सोर्स दे रहा है, और यहाँ से जो हीट इंजन ने Q2 रिलीज किया, तो यहाँ पे एक आपका सोर्स है, सिंक है। सिंक क्या होता है बच्चों? ऐसा थर्मल रिजर्वायर होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। देखो एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T2। अब तुम लोग यही बता दो T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा ना, क्योंकि वहाँ से उसका ज़्यादा है तभी तो वहाँ से हीट फ्लो हो रहा है ना। तो सोर्स हो गया, सिंक हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओ तुम इस साइकिल के लिए, तो हमें क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? डब्ल्यू डेल्टा इक्वल्स प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे इस हीट इंजन के लिए क्यू क्या है? एडिशन हो रहा है तो प्लस में हो गया, और एक Q2 क्या है? निकल है तो माइनस Q2 हो गया। डेल्टा यू क्या हो गया? जीरो हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस जीरो। अब प्लस में वर्क डन डिलीवर हो गया तो प्लस में गया। तो यहाँ से एक चीज़ हमें आ गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या? Q1 माइनस Q2। तो याद रख लो कि जो हीट इंजन में जो वर्क डेवलप होता है हीट इंजन में, वो हीट एडिशन माइनस में क्या होता है? हीट रिजेक्शन। याद रखना, हीट एडिशन माइनस में क्या होगा? हीट रिजेक्शन। तो एक चीज़ हमने निकाल लिया, वर्क डन क्या होगा मेरा? W कितना हो गया? Q1 माइनस Q2 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो हमेशा क्या होती है? इफिशियंसी निकालनी होती है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या होता है? तुम्हारा आउटपुट में होता है अपॉन में इनपुट। आप किसी चीज़ को इनपुट दे रहे हो तो कितना आउटपुट आ रहा है? आउटपुट में वर्क के इनपुट में क्या है? हीट। ये बस इनपुट में ये दिए हो ना, आउटपुट में W हमें चाहिए। तो W अपॉन में Q1 हो गया।
तो यहाँ से W की वैल्यू क्या है बच्चों, Q1 माइनस Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा Q1। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। तो ये हो गया 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। इससे एक चीज़ समझ में आती है बच्चों कि किसी भी चीज़ की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। अगर 100% इफिशियंसी होगी तो Q1 को क्या होना पड़ेगा, 0। Q2 को होना क्या पड़ेगा, 0। Q2 जब 0 होगा तो 0 अपॉन Q1 क्या होगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि आपका क्या प्रूफ होता है, एक तो ये प्रूफ होता है कि आपका पूरा का पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी प्रूफ ये हो रहा है कि इफिशियंसी आपके 100% किसी भी चीज़ की, पंप की, इंजन की नहीं हो सकती इफिशियंसी 100%, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हीट पंप। क्या पढ़ेंगे, हीट पंप। हीट पंप किसको प्रूफ करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस को प्रूफ करता है हीट पंप। ठीक है बच्चों, हीट पंप में ऐसे ही कुछ है, यहाँ पे एक हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे आपकी बॉडी होती है, मान लो T1 टेम्परेचर पे और ये T2 है, ये क्या आपका सराउंडिंग है, क्या है, सराउंडिंग है, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या हीट पंप है ना बच्चों, हीट पंप पे यहाँ पे मान लो कि T1 इज लेस देन क्या T2, यानी कि T2 बड़ा है, नहीं वही केस है, T1 इज क्या ग्रेटर देन T2 है, ठीक है। T1 इज ग्रेटर देन क्या है, मैं T2 है, और मेरे को T1 को हीट बॉडी है, मतलब मेरे को क्या करना है, इसको इस बॉडी पे, मतलब ये जो T1 है यहाँ पे कोई बॉडी रखा है, उसे और भी हीट करना है। तो मैं क्या करूँगा हीट पंप में, कि मैं क्या करूँगा, बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, कि T1 क्या बड़ा है T2 से, तो क्या हीट तो इधर से फ्लो होगी, तो यहाँ से कूल हो जाएगा ना मेरा बॉडी। मेरे को क्या करना है, हीट को, ये T2 टेम्परेचर, ये मेरा T1 टेम्परेचर, ये लेस टेम्परेचर, तो मेरे को यहाँ से ऐसे फ्लो कराना है। वो कभी हो ही नहीं सकता, वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्स्ट्रा वर्क करो। तो जब आप जैसे यहाँ पे कुछ इस इंजन को वर्क दोगे तो यहाँ से हीट ले लेगा T2 से, कम टेम्परेचर से। मैंने वाले Q2 और यहाँ पे Q1 दे दिया। तो यहाँ पे बच्चों अगर तुम फिर लगाओगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। Q यहाँ पे क्या क्या है, तो हीट एडिशन हो रहा है Q2 और हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है Q1। 0 हो गया। वर्क डन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वर्क डन ले रहा है सिस्टम, यानी कि ऑन द सिस्टम पे हो रहा है, दे नहीं रहा है, तो माइनस में W हो जाएगा। तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या मिल गया मेरे को, Q1 माइनस Q2, यानी कि Q1 क्या मेरा हीट रिजेक्शन है, क्या है, हीट रिजेक्शन है, और Q2 मेरा क्या है, हीट एडिशन है। हीट इंजन में बच्चों क्या होता है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन हुआ था, पर यहाँ पे हीट रिजेक्शन माइनस हीट एडिशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बच्चों टर्म डिफाइन होता है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो बच्चों होता है हीटिंग इफेक्ट अपॉन में वर्क डन, ठीक है। तो उस हीटिंग इफेक्ट, ये बॉडी मेरी हीट हो रही है, कैसे हीट होगी, ये Q1 जा रहा है ना, तो Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन कितना है तुम्हारे बच्चों, Q1 माइनस Q2, ये तुम्हारा COP आ गया हीट पंप के लिए। तो हीट पंप ने एक डायरेक्शन में बताया कि जनरली आपका टेम्परेचर जो है, हीट जो है हायर टेम्परेचर से क्या होगा, लोअर का फ्लो होगा। लेकिन अगर लोअर से हायर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तुम्हारा हो गया किसका, हीट पंप का। एक और चीज पढ़ना है बच्चों, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। ये हीट पंप पे ही वर्क करता है, पर थोड़ा सा फर्क हल्का सा। यहाँ पे मान लो T2 है और यहाँ पे T1 है। अब यहाँ पे बॉडी आपकी लोअर टेम्परेचर पे है, नीचे वाले पे, और ये आपका सराउंडिंग है। अब क्या होगा बच्चों, वही कहानी, हमें यहाँ से T2 लोअर से मेरे को क्या करना है, हीट एब्जॉर्ब निकलवाना है लोअर टेम्परेचर से। T1 यहाँ पे क्या है, T1 इज ग्रेटर देन T2, इनकी छोटा कौन है, ये है T2। तो यहाँ से तो अपने आप होगा नहीं जब तक आप वर्क नहीं दोगे। वर्क दोगे आप तो यहाँ से Q2 आएगा और यहाँ से T1 में जाएगा। तो मैं बॉडी के हिसाब से अगर मेरी बताऊँ, यहाँ बॉडी क्या हो रही है, ठंड हो रही है। अगर बॉडी से हीट निकल रहा है तो मेरी बॉडी तो कूल होगी ना, बोलो। तो वर्क डन तो वही जाएगा आपका Q1 माइनस Q2। मेरे को अगर COP निकालना है तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में केस में होता है कूलिंग इफेक्ट।
और हीट पंप में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कूल होना या रेफ्रिजरेट होना, बात देखिए। अपॉन में वर्क डन, तो COP बच्चों है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, Q1 है, तो Q1 है, नहीं सॉरी Q2 है, Q2 हो गया, अपॉन में क्या होगा, Q1 माइनस Q2 हो गया। ये COP डिफाइन होगा किसके, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होगा आपका, COP डिफाइन हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो तुम लोग प्रूफ कर लेना, ये COP ऑफ जो हीट पंप है वो बराबर होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस में 1 होगा। प्रूफ हो सकता है। COP हीट पंप कितना आया था बच्चों, Q1 अपॉन में क्या आया था, Q1 प्लस Q2 आया था। COP इसके लिए कितना आया था, Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 आया था, प्लस में 1। हाँ, तो प्रूफ हो ही सकता है, ठीक है ना। स्टॉप हो गया। हाँ तो बच्चों एक लास्ट हेडिंग है अपना कार्नोट साइकिल, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइकिल है, लेकिन यहाँ पे आप में ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बस देख लो। एक तो पहली बात ये रिवर्सिबल साइकिल है। देखो क्या होता है इसमें, ये PV डायग्राम होता है बच्चों। इसमें दो जो है ना आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और दो जो है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, दो आइसोथर्मल होता है, दो एडियाबैटिक। चलो मान लो ये 1 2 3 4, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 आया और 4 से 1 गया, ठीक है। अब ये जो मेरा 1 से 2 है ना, ये आपका जो है 1 से 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। हालांकि तुम अपने लेवल पे बस आइसोथर्मल बोलो तब भी काम चल जाएगा। 1 and 2, 1 to 2 and 3 to 4। और इस साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पर जैसे 1 to 2 है तो इसमें हीट एडिशन होता है और 3 से 4 में हीट का रिजेक्शन होता है, ठीक है। अब बताना है बच्चों कि ये 2 to 3 में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखना तुम लोग, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपका कुछ ऐसे है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये 2 to 3 एंड 4 to 1, ये क्या आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस है। वो 2 to 3 एंड 3 to 4 क्या 4 to 1 क्या आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, W एक्सपेंशन हुआ है, मतलब वर्क डन आपको मिला है, और WC मतलब आपको कंप्रेशन में वर्क डन आपको ये 4 to 1 प्रोसेस में वर्क डन क्या किया है, ऑन द सिस्टम हुआ है। और 2 to 1 पे क्या हुआ है, 2 to 3 में वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। इसीलिए तो ये आपका प्लस में वर्क होगा ना ये, और ये माइनस में वर्क होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊँ तो फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, सिग्मा Q को सिग्मा W। हीट एडिशन क्या है, Q1 है, हीट रिजेक्शन क्या है, Q2, तो Q1 माइनस Q2। वर्क डन में प्लस कौन होगा, WE और माइनस में WC। ये क्या है, WE मतलब क्या है, एक्सपेंशन, और C मतलब क्या है, कंप्रेशन। ये आपका हो गया बच्चों, ये क्या होगा आपका बच्चों हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये 1 to 2 दिख रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है पूरा प्रोसेस। मैंने मान लिया T1 पे, ये जो प्रोसेस है 1 to 2 प्रोसेस जो है 1 से 2 T1 टेम्परेचर पे है, और प्रोसेस जो है 3 to 4 जो है वो T2 टेम्परेचर पे, ठीक है ना बच्चों। तो अगर यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें तो ऐसे क्या होता है, 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपन में हीट एडिशन होता है ना, 1 माइनस Q2 अपन Q1, ये प्रूफ किया था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे बच्चों क्या करो, बस ये याद रख लो, Q2 हीट रिजेक्शन है, किस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये जो हीट रिजेक्शन हो रहा है T2 टेम्परेचर पे हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा T2, और हीट एडिशन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, T1, तो ये होगा ये। तो ये आपका जो है हीट के फॉर्म में, और ये आपका टेम्परेचर के फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। तो ये रही सारी कहानी, आपका थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलोरीमेट्री, ठीक है बच्चों, या तो थर्मल एक्सपेंशन, ओके।